स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सुधांशु त्रिवेदी डिस्ट्रॉयड सुप्रिया श्रीनाथ, गाली वाली मैडम, राहुल पप्पू लेटेस्ट डिबेट। मिस्टर पांडा की चैनल की ओर से वीडियो है। तो हर बार की तरह हाँ, ये मैडम जो है ज्यादातर आप गूगल में यूट्यूब में जाके लिखोगे तो गाली वाली मैडम तो ये मिल जाएंगे, क्योंकि डिबेट में कई बार गाली बोलते हैं लोग, मतलब गाली बोलते हैं लेकिन उस हिसाब से बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को टीवी बंद करनी पड़े, वैसी वाली नहीं गाली, लेकिन बोलने का तरीका वो है। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगा और डिबेट वीडियो है तो ज्यादा पसंद आएगा, हम आशा करते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कि उन्होंने सोच समझ के कहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय उनके नेता, डी फैक्टो नेता जो कि उनके पुत्र हैं, चूंकि वो कोई प्रभावकता नहीं सोच पा रहे हैं, तो चूंकि अब अगर किसी विषय को लेकर कोई विवाद खड़ा करना है, तो चूंकि राहुल गांधी जी निरंतर विवाद के आदी रहे हैं और अब वो चूंकि विदेश चले गए हैं और विदेश से जब भी वो बोलेंगे तो कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या हो जाती होगी, तो सहज और स्वाभाविक रूप से सोनिया जी ने यहां पे संभाला होगा कि भाई अब बेटे को कवर फायर देना है तो मुझे बोलना होगा। तो मुझे लगता है एक जगह पे उन्होंने संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं बोला है, परंतु जानबूझकर बोला है और अपनी पार्टी की कमियों को छुपाने के लिए इस विशेष सत्र पर राजनीति करने की दृष्टि से बोला। आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं 9 मिनट इसलिए लेट आई हूं क्योंकि पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया गया है। जिस रास्ते पे मुझे 45 मिनट लगता था, 1 घंटा 40 मिनट लगा घर आने में, क्योंकि दिल्ली को छावनी बनाकर आम लोगों को जो दिक्कतें पहुंचाई जा रही हैं उसके बारे में पहले मैं उल्लेख करना चाहती हूं। सुधांशु जी की तरह मैं लुटियंस गली में नहीं रहती हूं, मैं दिल्ली के एक दूसरे इलाके में रहती हूं, तो मुझे 1 घंटा 45 मिनट से ऊपर लगा। सबसे पहले तो ये बनाने एक आदमी जो अपनी छवि बनाने पर तुले हुए हैं। खैर छोड़िए उस बात को। आपने संसद की बात कही और अभी अभी मैंने सुधांशु जी को कुछ बड़ी अभद्र बातें कहते हुए सुना। सबसे पहले तो सुधांशु जी कभी थोड़ा कुंठा कम, थोड़ी ईर्ष्या कम, थोड़े प्यार मोहब्बत से भी बात कर लिया कीजिए। सोनिया जी कवर फायर दे रही है अपने लड़के को। सोनिया गांधी जी 5-6 बार की चुनी हुई सांसद हैं। देखिए, सुप्रिया जी ने जहां से अपनी बात शुरू की, मैं वहीं से बात करता हूं। इनको लगा कि दिल्ली को छावनी बना दिया गया है, तो कष्ट है। वैसे लास्ट महत्वपूर्ण घटना शायद उतनी हम लोगों के भी बहुत बचपन की बात है, नॉन अलाइंस समिट हुई थी, तब तो दिल्ली छावनी थोड़ी थी, वो तो ऐसे ही चल रही थी। परंतु हमारे जमाने में दिल्ली धमाकों की छावनी नहीं बनती थी। याद करिए, सरोजनी नगर के धमाके, कनॉट प्लेस के धमाके। पहले सोनिया जी ने अध्यक्षी छोड़ी 2017 में, राहुल गांधी जी को दी। राहुल गांधी जी छोड़ दिए, भाग गए 2019 के चुनाव के बाद। तो सोनिया जी ने 4 वर्ष तक अध्यक्षता अपने पास रखी। वो तो इतना विवाद का मुद्दा न बना होता तो शायद खड़गे जी अध्यक्ष नहीं बनते। अब 4 वर्ष तक वो क्या दे रही थी, जबकि ये तय था कि वो फुल टर्म अध्यक्ष नहीं था। इसलिए कवर फायर नहीं था, इसलिए कवर फायर ऐसा कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं था। इसलिए मैंने सिर्फ ये बात कही, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गए मतलब फुल टर्म अध्यक्ष नहीं रहा 4 वर्ष तक, उन्होंने उसको आज की बात अब क्यों रखा, वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश की जनता उसको समझती है। अब हम आज जहर उगलते हैं। देखिए, बड़ी मजेदार बात है सौरभ जी। कहते हैं सरकार चलाना तो सरकार का काम है, संसद चलाना, मगर संसद बुलाना विपक्ष का काम है। मेरे ऐसे फर्स्ट टाइम के सांसद को पता है और आपको सांसद न होते हुए भी पता है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है और सोनिया जी को न पता हो, तो मैं ये इसीलिए मैंने कहा वो विचार करके सोद्देश्य बोला गया होगा, कांग्रेस की रणनीति के तहत बोला गया होगा कि कोई ना कोई विवाद क्रिएट किया। तर्क क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस विषय की वो बात कह रही हैं, समझ में आ रहा है मुझे। अरे कहना क्या चाह रहे हैं आप? सवाल आपसे बात यह है कि किस विषय के लिए सदन बुलाया गया है, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है। उसमें आपके प्रतिनिधि होंगे, उनसे पूछ लें सोनिया गांधी जी। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी तो पूछ लेंगे वो, बस इतनी सी बात है। अब इतनी बात उनको पता ना हो तो हम नहीं कह सकते। और ये बता दें किस संविधान के उसमें लिखा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो सदन बुलाने में भूमिका निभाएगा। चलिए आप बहुत स्पष्ट बता दीजिए। मोदी जी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से, धन्यवाद।
25 जनवरी से 25 मार्च तक मैं तो सुन रही 50,000 लोगों की व्यवस्था रोज बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर करेंगे और उसके बाद से वोटिंग अप्रैल मई में होने ही वाली है, तो इसको विपक्षी पार्टी नहीं जोड़ेंगे। इसका क्या मकसद है? ये लोग जो दुष्प्रचार करते हैं, इनको भारत की वास्तविक प्राण ऊर्जा का नहीं पता। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पूछना चाहता हूं सारे दर्शकों के संज्ञान के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग कौन सी होती है? वर्ल्ड की बिगेस्ट गैदरिंग कुंभ मेले में होती है। जिस दिन मौनी अमावस्या होती है, उस दिन पिछली बार 3.5 करोड़ लोग आए थे। किसी ने बुलावा दिया था क्या? इन्विटेशन दिया गया था क्या? इसके अलावा अगर सबसे बड़ी गैदरिंग होती है तो ओलंपिक गेम्स होते हैं, इसमें चंद लाख लोग आते हैं, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, कितने सारे एडवर्टीजमेंट, सारी चीजें। मगर कुंभ मेले में पूरे उसके दौरान 15 से 16 करोड़ लोग आए थे। यह है भारत का लेजिटिमेट ड्राइविंग फोर्स। तो इतने समय के बाद राम मंदिर बन रहा है तो हम सिर्फ व्यवस्था करने के लिए आ रहे हैं। और अंजना जी, मैं दर्शकों को याद दिला दूं, चूंकि मैं उस रैली में आया था इसलिए पता है। अप्रैल 91 में विश्व हिंदू परिषद ने जो दिल्ली में रैली की थी, दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली 5 लाख की फिगर एक्सेप्ट की थी। विश्व हिंदू परिषद का दावा 20 से 25 लाख का था। आज तक किसी रैली में सरकार ने 5 लाख की फिगर नहीं एक्सेप्ट की है। और दिल्ली पुलिस ने इस बात के लिए स्टेटमेंट भी जारी किया था कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के वॉलंटियर्स ने सहयोग किया, जिस कारण से उन्हें इतनी बड़ी भीड़ को संभालने में सहजता हुई। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता है ओवैसी साहब की, तो ये सारी चीजें क्लैरिफाई कर देना। वो तो पूछ रहे हैं मोदी जी से कि क्या मोदी जी ये आपकी जो भगेनी संस्था है आरएसएस, उसके पास लिस्ट है, उस पर क्या कहना है, कर दें खुलासा। सारी राजनीति खत्म कर दीजिए आप असद साहब की कि भाई अब वो ऐसी बात ही नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है। देखिए, शायद ओवैसी साहब की जानकारी दुरुस्त नहीं है। मतलब मसीरे आलमगिरी से लेके और तज्जुके बाबरी तक तो सैकड़ों मंदिरों की तो लिस्ट है। और बाकी बात छोड़ दें तो देवबंद, दारुल उलूम देवबंद के बाद मुस्लिमों की सबसे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज में से जो मानी जाती है वो नदवातुल उलेमा लखनऊ, उसके जो फाउंडर चांसलर थे मौलाना अली मियां, उन्होंने अपनी किताब में 3300 का तो जिक्र उन्होंने किया है उन मस्जिदों का जो कि हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं। और जब चंद्रशेखर जी के समय में दोनों पक्षों के बीच में वार्ता शुरू हुई थी, उस समय मुझे याद है श्री राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से जो लोग वार्ताकार गए थे, उन्होंने कहा था कि साहब ये 3 हमारे धर्मस्थल हैं, इनको आप छोड़ दीजिए, बाकी फिर हम विषयों को नहीं उठाएंगे। जबकि अली मियां जी के द्वारा भी कोट की गई वो 3300 मस्जिदों का पूरा सूची गिनाई गई थी, परंतु उस समय नहीं माने थे। और मुझे याद है स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने बाहर निकलकर यह बयान दिया था, विनोद बंसल जी को याद होगा, कि ये कुछ तो वो तो ओवैसी साहब नहीं मानेंगे ना। जो बुक में जो यूनिवर्सिटी के जो मतलब जो फाउंडर थे, उन्होंने उसकी खुद की बुक में लिखा है कि 300 से ज्यादा मंदिर को तोड़ के वहां पे मस्जिदें बनाई गई। हालांकि दावा तो बहुत भी बड़ा है, लेकिन ये बात सत्य है। और जब ये राम मंदिर वाला मामला आया तो अभी बोला ही गया कि भाई हमारे जो 3 स्थल है जो धार्मिक, उसको आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो है उसमें हम कोई विरोध नहीं करेंगे। तो ये भी बात सत्य है, उसमें भी कोई झूठ नहीं है। ये भी आप जाओगे तो गूगल में, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। और बाकी तो डिबेट में तो भाई आरोप प्रति आरोप तो होते रहते हैं डिबेट में, और ये आरोप प्रति आरोप तो एक दूसरे पे लगाना विरोध पक्ष का हक है, उसमें हक किसी को कोई नहीं छीन सकता, लेकिन डिबेट में ऐसा ही होता है। और बीच में जो राहुल गांधी जी क्लिप आई, मुझे तो लगा था कि कुछ बोलेंगे, तो पता नहीं वो सुन क्लिप रही थी ध्यान से, तो उसने तो वो क्लिप में तो मेरे को भी समझ में नहीं आया कि पूरा मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ उसके बाद, क्योंकि उसके बाद थैंक यू का क्या वहां से वो क्लिप काटी गई थी या ओरिजिनली वो न्यूज में था, मेरे को तो खुद को समझ में नहीं आया। शौक लगा वो, पता नहीं फिर राहुल गांधी जी को समझ में आ जाएगा कि ये मीडिया में बोलने जैसा है नहीं, तो मतलब ट्यूबलाइट चालू होगी उसकी दिमाग की। मेरे को तो ये लग रहा है। तो थैंक यू बोल दिया। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आशा करते हैं पसंद जरूर आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।